वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करते हैं क्लास 7th की। इस वीडियो में हम एसएसटी की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। देखिए, हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ और के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीर और मंदिर, पीर और मंदिर के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि क्या मंदिर है, पीर का मतलब क्या होता है। तो पीर जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, मार्ग बताने वाला है, वो आपका ध्यान रखना है कि पीर है। ठीक है, तो हमने पीर की बात की है कि पीर क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि फारसी भाषा का शब्द है पीर और आध्यात्मिक मार्गदर्शक का मतलब होता है ये पीर। अब बात करते हैं आगे। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में, हम देख रहे हैं कि 16वीं जो शताब्दी है उसमें जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ ज़मीन वाले भूभाग को छोड़ करके दक्षिण पूर्वी जो दलदली और जंगली क्षेत्र है बंगाल का, वहाँ पर चले गए हैं। उन्होंने वहाँ पर प्रवास कर लिया है। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों ने, वहाँ जो ज़मीन है वहाँ कम उपजाऊ होने की वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ करके पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर उन्होंने प्रवास कर लिया है। प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास की प्रक्रिया को प्रवसन कहते हैं। तो प्रवास क्या है कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना प्रवास है। तो मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के लोगों ने वो जगह छोड़ दी और दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली वाले भूभाग पर, उपजाऊ वाले ज़मीन पर, दलदली क्षेत्र पर चले गए हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे थे वहाँ ज़मीन कैसी थी, उपजाऊपन नहीं थी। अब जैसे जैसे लोग पूर्व की ओर बढ़े, जैसे जैसे लोग पूर्व दिशा की ओर बढ़े, उन्होंने जंगल को साफ किया, खेत बनाए और वहाँ पर धान की खेती करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे मान लो ये आपका बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी बंगाल। लोग यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ पर जंगल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ये लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ जंगल था उसको साफ किया, खेत बनाया और खेत पर क्या करने लगे, धान मतलब चावल की खेती करने लग गए। तो एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आसपास में जो स्थानीय मछली पकड़ने वाले थे, खेती करने वाले लोग थे, वो अक्सर देखा जाता है कि जनजाति लोग थे। और किसानों के नए समूह में मिल गए। अक्सर जो मछली पकड़ने वाले और जो स्थानीय खेती करने वाले लोग थे वो इन लोगों के साथ में मिल गए। जो लोग बाहर से आए थे प्रवास करके, उनके साथ में मिल गए। और उनकी वजह से क्या होगा कि नई चीज़ों का प्रभाव आएगा। बाहर से लोग आएंगे तो उनकी संस्कृति भी साथ में आएगी, उनका प्रभाव भी वहाँ के प्रॉपर वहाँ रहने वालों पर प्रभाव दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्हीं दिनों में अगर हम देखें आगे, तो इन्हीं दिनों में जो बंगाल है उस बंगाल पर 16वीं शताब्दी में मुग़लों का नियंत्रण हो गया था। हम बात करें 16वीं शताब्दी में 1526 के अंदर भारत में बाबर
ने मुगल वंश की स्थापना की। और ये शताब्दी कौन सी है? 16वीं शताब्दी है। तो अब ये जो बंगाल है, इस बंगाल पर किसका नियंत्रण हो गया? मुगलों का नियंत्रण हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मुगलों ने जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश से या केंद्रीय भाग के रूप में जो ढाका नगर है उसको अपनी राजधानी बनाया, ढाका को। ये जो बंगाल प्रांत है, मुगलों ने ये जो प्रमुख केंद्रीय स्थान है, मुख्य बीच में जो राजधानी है वो ढाका को बना दिया डेल्टाई प्रदेश के रूप में। और अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उन पर मस्जिदें बना लेते थे। जो सरकारी या जो अधिकारी लोग हैं वो वहाँ ज़मीन लेकर अपनी मस्जिदें वगैरह बनाने लग गए, क्योंकि वो वहाँ रहते थे तो उनको अपने धर्म के लिए, अपने अल्लाह को याद करने के लिए उन्होंने मस्जिदें बना दी। और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के रूप में प्रमुख काम आए, कि भी मस्जिदें बना दी और लोगों के धार्मिक रूपांतरण के लिए इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो हम समझ सकते हैं कि भाई बंगाल में लोग गए, बंगाल में मुग़ल के बड़े बड़े प्रशासनिक व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी आए, यहाँ वो रहने लग गए, ढाका को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर उन्होंने मस्जिदें बनाई। तो एक धर्म के रूप में, एक धार्मिक स्थानांतरण की जो वजह है वो हमें देख सकते हैं, उस बात को भी समझ सकते हैं किस वजह से धार्मिक रूपांतरण हमें यहाँ दिखाई देता है। देखिए, तो प्रारंभ में बाहर से आकर बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं और आश्वासन चाहते थे कि जो बाहर से लोग आए हैं वो अजीब सी ऐसी प्रकार की परिस्थितियों में आए हैं, तो उनको कुछ और भी व्यवस्थाएं चाहिए थी। और ये जो सुख सुविधाएं हैं तथा आश्वासन उन्हें समुदायों के नेताओं से प्रदान की। जो बाहर से लोग आए उन्होंने की सुख सुविधाएं वहाँ के लोग हैं उन्होंने दी। ये नेता शिक्षक और निर्णायक की भूमिकाएं भी अदा करते थे। नेता जो लोग थे उस समय वहाँ के स्थानीय, वो एक शिक्षक के रूप में काम करते थे, कुछ बताने वाले, शिक्षा देने वाले और निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि स्थानीय जो नेता हैं, जो बाहर से लोगों को आए, उनको आश्वासन दिया, समुदाय के जो नेता हैं उनको सुख सुविधाएँ देने के लिए आश्वासन दिया, वो शिक्षक के रूप में और निर्णय के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करते थे। तो कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। इन नेताओं के पास में क्या है? अलौकिक शक्तियाँ हैं। और स्नेह और आदर की वजह से लोग इन्हें पीर कहने लग गए। क्या कहने लगे? पीर कहने लगे। उन स्नेह वजह से लोग उनको इस नाम से जानने लग गए। उन नेताओं को तो लोग उनको समझते थे कि ये इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, लोग उन्हें पीर कहने लग गए। क्या कहने लगे? पीर कहने लग गए। इस प्रकार से भी बात आपको ध्यान रखनी है। इस पीर की श्रेणी में अगर देखें तो कौन कौन आते हैं, तो अक्सर इस पीर की श्रेणी में जो संत हैं, कौन संत हैं या जो सूफी हैं और अन्य धार्मिक जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, धार्मिक जो महानुभाव हैं, ठीक है, इसके अलावा जो साहसी लोग हैं या जो उपनिवेशी हैं और ऐसे जो देवत्व प्राप्त करने वाले सैनिक या जो योद्धा है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि हम देखें तो जीव आत्माएँ भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सब जगह बनने लग गई उन पीरों की। तो उन पीरों की बात करें तो उनमें सारे संत, सूफी, महानुभाव, साहसी, योद्धा वगैरह जो बड़े लोग हैं उनको शामिल किया। और जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के देवी देवता हैं, यहाँ तक कि उनकी जीव आत्माएँ भी इसमें शामिल थे, ऐसा माना जाता है उस समय, और उनकी पूजा पाठ की जाने लगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से उस समय धीरे धीरे देखें तो बंगाल के अंदर पीरों का अपना महत्व बढ़ रहा था। ठीक है,
और धीरे धीरे बंगाल के अंदर सब जगहों पर अलग अलग मज़ारे बनने लगी लोकप्रियता की वजह से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल में देखें तो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर चला। मतलब 15वीं शताब्दी के बाद में बंगाल के अंदर मंदिर भी बहुत सारे बने। क्या बने? मंदिर भी बनने चले गए। और जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गए। जब 15वीं शताब्दी चल रही थी उस समय मंदिर बड़ी तेज़ी से बन रहे थे और ये मंदिर 19वीं शताब्दी में आते आते धीरे धीरे बंद हो गए। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और हमने मंदिरों के बारे में विस्तार से पहले भी देखा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं। बंगाल में अगर देखें तो साधारण रूप से जो मंदिर हैं वो ईंटों से बनते थे और मिट्टी का जो गारा होता है, मिट्टी के गारे का मतलब ये है कि जो मिट्टी है उसमें पानी डाल दिया तो जो हम कह सकते हैं कि जो गाढ़ा पदार्थ बन गया है, जो चिपचिपा सा, वो गारा होता है। तो जो मिट्टी का जो गारा है उसका भी प्रयोग करते थे। और हम कह सकते हैं कि ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर बने। जैसे हम बात करें तो जो निम्न समाज वाले लोग थे, जैसे हम देखें निम्न समाज वाले जो लोग कौन कौन से, जिसमें हम कालू, जिनको तेली भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंसारी हैं, जो धातु के कारीगर हैं, इन्होंने भी समर्थन किया। बात करें कि यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां जब भारत के अंदर आई और जब देखा कि यहाँ पर आर्थिक अवसर हुए, आर्थिक अवसर उन्होंने पैदा किए, तो इसकी वजह से जो लोग वहाँ रह रहते हैं उनको आर्थिक लाभ हुआ। और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी तो उन्होंने स्मारक के निर्माण को भी आगे बढ़ाया। और स्थानीय देवी देवताओं से पहले गाँव में जो छान छप्पर की झोपड़ियाँ में पूजे जाते थे और अब मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित करने लग गए। मतलब ये हुआ कि जब आर्थिक कंडीशन सुधरी तो पक्के मंदिर बनाने लग गए। पहले झोपड़ी में मंदिर होता था, झोपड़ी में पूजा पाठ होती थी, और अब वहाँ पर मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित करने लग गए। और इस प्रकार से आगे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण आगे बढ़ता गया। और एक शब्द आता है जीव विवाद। अगर हम उस शब्द की बात करें तो जब कोई ये माने कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जड़ और अजड़ प्राकृतिक घटनाएं सभी में जीव आत्मा है, सब में अपनी आत्मा है, तो वो जीववाद होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि जो मंदिर बने हैं, अगर इनकी आकृति देखें तो ये 2 छतों वाले होते थे, जिनको 2 चाला भी कहते थे। ये झोपड़ियाँ जो छप्परदार बनती थी 2 छतों वाली थी। और कोई कोई मंदिर 4 चाला मतलब 4 छत वाली भी होती थी। कितनी? 4 छत वाली मंदिर भी होती थी। ठीक है, इस कारण मंदिर की स्थापत्य कला भी बंगाल शैली का आगे विकास हुआ। और धीरे धीरे महत्वपूर्ण छत है, त्रिकोणीय आकृतियाँ हैं, 4 दीवारें हैं मंदिरों में हमें दिखाई देती हैं। और एक बंगाली जो शैली है वो विकसित होती है उस समय। ये भी ध्यान रखना है आपको, बंगाली शैली किस प्रकार से विकसित होती है, उस बात को भी समझ सकते हैं। तो मंदिरों की बात करें तो त्रिकोणीय रेखाओं के माध्यम से ये मंदिर बनाए गए। और मंदिर आमतौर पर वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। जो वर्गाकार चबूतरा है उस पर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, और उनके अंदर कोई सजावट नहीं होती थी। मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं, उन मंदिर के बाहर की दीवारों पर चित्र कार्य करते थे, सजावटी सामान करते थे, मिट्टी के अलग पट्टियों से सजाते थे। और अनेक प्रकार के हम देख सकते हैं कि आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर जो बांकुरा जिला है, उस ज़िले में जो विष्णुपुर के जो मंदिर हैं, उस मंदिर में बहुत सारी अलंकृत चीज़ें हैं, सजी हुई हैं, वो भी ध्यान रखना है आपको। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की चित्रकला वहाँ पर है, मूर्तिकला। ये जो आपको मूर्तिकला दिखाई दे रही है, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में श्यामपुर मंदिर की ये मिट्टी से बनाया हुआ एक इस प्रकार का है, जो सुंदरता के साथ में है विष्णुपुर के अंदर। विष्णुपुर बांकुरा ज़िले में, वहाँ पर एक भगवान की
कलात्मक दृष्टि आप आराम से देख सकते हो किस प्रकार से भगवान कृष्ण को हर जगह बताया है। तो ये है इसमें कला। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं कि मछली और का प्रयोग किस प्रकार वहाँ पर भोजन के रूप में होता था। बंगाल की बात करें कि किस प्रकार से मछली का प्रयोग भोजन के रूप में होता था, तो आपको पता है कि परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो भोजन संबंधित लोगों की अलग अलग आदतें, अलग अलग विभिन्नता पाई गई हैं। आमतौर पर जो लोग भोजन है वो स्थानीय रूप से देखा जाता है कि जहाँ चीज़ें उपलब्ध होती है उसका भोजन करते हैं। मतलब एक स्थान पर लोग रह रहे हैं तो किसका भोजन करेंगे, जो उनको उपलब्ध होगी। बंगाल एक नदीय मैदान क्षेत्र है। बंगाल के अंदर नदियाँ बहती हैं, समुद्र का किनारा भी भाग है। और आपको बता दें कि बंगाल के अंदर नदियाँ वगैरह हैं तो वहाँ पर धान की खेती भी होती है और मछली का उत्पादन भी काफ़ी होता है। इसलिए स्वाभाविक कि लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब हो या विशेषकर हम गरीब बंगालियों की बात करें तो उनकी जो भोजन की लिस्ट होगी उसमें मछली और धान का नाम तो प्रमुख स्थान होगा। और वहाँ पर देखें तो लोगों का जो धंधा है वो मछली पकड़ना भी है, वही उनके जीवन का आधार है, वो इनका भोजन वगैरह है। ठीक है, तो बंगाली साहित्य में हम मछली के अलग अलग स्थानों पर उसका उल्लेख देखते हैं। और मंदिर और बौद्ध दीवारों जो मंदिर बने हैं, वहाँ जो बौद्ध विहार बने हैं, उनकी दीवारों पर जो मिट्टी की जो पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियाँ साफ हमें दिखाई देती हैं। टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए इधर से बनाए हुए हैं मछलियों की। तो ये भी ध्यान रखना है कि मछलियाँ किस प्रकार से बनाई हैं और उस समय देख सकते हैं कि क्या भोजन के प्रमुख स्रोत थे। अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण लोग हैं उनको इस प्रकार की मछलियाँ खाने का या हम कह सकते हैं मांस खाने का या आश्विन भोजन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में देखें तो मछली लोकप्रिय खाद्य था उनका। अगर ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में ढील दे दी है। वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि जो बंगाली ब्राह्मण है वो मछली खा सकते हैं, ढील दे दी है, लेकिन अक्सर ब्राह्मणों के देखें तो वो मांसाहारी के रूप में उनको आज्ञा नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर देखें हम पुराण की बात करें तो जो बृहद धर्म पुराण है जो बंगाल में रचना 13वीं शताब्दी में संस्कृत की बंगाली रचना है, इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी जाती है, बाकी अनुमति इनको नहीं है, कुछ खास किस्म की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से बंगाल के अंदर सिस्टम चल रहा था उस समय। भोज्य पदार्थ के रूप में मंदिर और पीर की कंडीशन थी, वो सारी बातें हमने समझी हैं और वो बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें कि जो यूरोप में राष्ट्र और राज्यों का उदय हुआ वो किस प्रकार से हुआ। अगर जैसे आप चित्रकला या मूर्तिकला देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही है मिट्टी से बनी हुई आकृति है, बंगाली औरत हैं और ये उस समय विशाल लक्ष्मी मंदिर के अंदर पकी हुई मिट्टी का है। किस प्रकार से कलात्मक दृष्टि भी उसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग एक साम्राज्य के रूप में रहते थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य की प्रजा अलग अलग रूपों में रहते थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट हो जाता है पूरा। और आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आपकी हिस्ट्री का अंतिम एक और पार्ट रहा है, अंतिम पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर आपकी हिस्ट्री, एक पार्ट के बाद आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, फिर अपन ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।